हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी, यूजीसी नेट और अन्य प्रतियोगी भर्ती परीक्षाओं के लिए भूगोल विषय के महत्वपूर्ण प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे। और ये भूगोल के जो महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोगों को प्रैक्टिस कराए जा रहे हैं, ये भौतिक भूगोल से रिलेटेड हैं। अभी तक हम लोगों ने देखिए 17 क्लासेस में भूगोल के महत्वपूर्ण प्रश्नों की प्रैक्टिस कर ली है। आज की क्लास जो है आपकी भूगोल की 18वीं क्लास है, प्रैक्टिस क्लास की। इसके आगे देखिए हम लोग और भी क्लासेस की प्रैक्टिस करते रहेंगे, लेकिन इस क्लास में मैंने आप लोगों को देखिए पिछली क्लास में जो है जिन महत्वपूर्ण टॉपिक से रिलेटेड प्रश्नों को कराया था उसमें 30 प्रश्न हम लोगों ने कर लिए थे। आज की क्लास में उन्हीं टॉपिक से रिलेटेड आगे के जो 30 प्रश्न हैं उनको भी सॉल्व करना है। जैसा कि देखिए मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं आप लोगों के लिए एलटी के जो एग्जाम के लिए इतिहास और भूगोल विषय के प्रश्नों की प्रैक्टिस करवा रहा हूं। और इतिहास में अभी तक हम लोगों ने 27-28 जो क्लासेस कर ली हैं। भूगोल की क्लासेस जो है थोड़ी पिछड़ी हुई हैं, लेकिन भूगोल की क्लासेस में भी मैंने आप लोग से कहा था कि मैं आप लोगों का लगभग 1000 के नज़दीक तक प्रश्नों को प्रैक्टिस करवाऊंगा और इतिहास में भी उसी तरीके से उतने ही प्रश्नों को कराऊंगा। तो ये जो हमारा लक्ष्य है ये देखिए हाल फिलहाल में जल्द ही पूरा हो जाएगा। उसके बाद आप अपने लोग अपनी तैयारियों को बेहतर तरीके से जारी रखिएगा, प्रैक्टिस करते रहिएगा, क्योंकि आपका एग्जाम जो है बहुत जल्द ही होने वाला है। 1 महीने के लगभग समय आपके बचे हुए हैं। तो चलिए आज की क्लास को शुरू किया जाए और बेहतर तरीके से उसी तरीके से इन प्रश्नों को भी सॉल्व किया जाए जैसे पहले हम लोग व्याख्या की तरह करते आए। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। हाँ देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं, भौतिक भूगोल के महत्वपूर्ण प्रश्नों की प्रैक्टिस कर रहे हैं। और ये भौतिक भूगोल के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये देखिए महासागर, उनसे उच्चावच, तापमान, उनसे लवणता, धाराएं, प्रवाल भित्तियां, गर्त, खाड़ी, द्वीप और ज्वार भाटा से रिलेटेड प्रश्नों की प्रैक्टिस हम लोगों ने करना शुरू किया है। इन सभी टॉपिक से हम लोगों ने अभी तक 30 प्रश्नों की प्रैक्टिस कर ली है। आगे के जो बचे हुए 30 प्रश्न हैं उनकी प्रैक्टिस आज की क्लास में करना है। तो चलिए उन प्रश्नों को भी एक एक करके सॉल्व किया जाए और फिर जो है अगली क्लास में हम लोग दूसरे टॉपिक से रिलेटेड प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। हाँ देखिए आज की क्लास का पहला प्रश्न क्या है कि ज्वार भाटा का मुख्य कारण क्या है, यानी ज्वार भाटा किस वजह से आता है। तो पहला देखिए दिया सूर्य की गर्मी, दूसरा दिया पवन की दिशा, तीसरा दिया चंद्रमा और सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल और चौथा दिया महासागरीय धाराएं। तो देखिए जो ज्वार भाटा आता है वो देखिए सूर्य की गर्मी की वजह से नहीं, पवन की दिशा की वजह से नहीं, महासागरीय धाराओं के नहीं, बल्कि चंद्रमा सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल की। तो इस क्वेश्चन का देखिए सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी। सही उत्तर क्या है, सी। देखिए आंसर क्या है, सी। व्याख्या क्या होगा कि ज्वार भाटा का मुख्य कारण चंद्रमा सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल के साथ साथ पृथ्वी के घूर्णन का जो संयुक्त प्रभाव होता है उसी की वजह से आता है। चंद्रमा का प्रभाव सूर्य से अधिक होता है क्योंकि वह पृथ्वी के काफी निकट है। चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी के जिस हिस्से के सबसे करीब होता है वहां जल को अपनी ओर खींचता है वह, और पृथ्वी के दूसरी ओर जो है स्थित जल पर इसका गुरुत्वाकर्षण बल कम होता है। इसीलिए देखिए वहां पर अपकेंद्री बल प्रभावी होता है जिससे ज्वार भाटा उत्पन्न होता है। ठीक, अगला प्रश्न देखिए क्या दिया है कि जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीधी रेखा में होते हैं तब किस प्रकार का ज्वार उत्पन्न होता है। यानी जब तीनों एक ही रेखा में होंगे तो कौन सा ज्वार उत्पन्न होगा। तो दिया है नीप ज्वार, उच्च ज्वार, बसंत ज्वार और निम्न ज्वार। तो जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक ही रेखा में होते हैं तो उस समय क्या होता है, बसंत का मौसम होता है। यानी जो ज्वार आएगा वो कौन सा होगा, नीप ज्वार नहीं, उच्च ज्वार नहीं, निम्न ज्वार नहीं, बल्कि स्प्रिंग ज्वार होता है। तो इस क्वेश्चन का देखिए सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। देखिए आंसर सी है। व्याख्या क्या होगा कि अमावस्या और उस पूर्णिमा के समय जो है सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीध में होते हैं जिससे जो ज्वार की ऊंचाई हो जाती है वो काफी हो जाती है। इसे स्प्रिंग ज्वार यानी बसंत ज्वार कहते हैं। यानी ये स्थिति 2 बार होती है, बस जो अमावस्या के दिन और पूर्णिमा के दिन। अगला प्रश्न देखिए दिया है जब सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी के साथ 90 अंश का कोण बनाते हैं तो कौन सा ज्वार होता है। तो आंसर दिया देखिए स्प्रिंग ज्वार, दूसरा दिया नीप ज्वार, तीसरा दिया उच्च ज्वार और चौथा दिया निम्न ज्वार। जब सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी के साथ देखिए 90 अंश का जो कोण बनाते हैं तो वह ज्वार जो होता है देखिए स्प्रिंग ज्वार नहीं होता है, उच्च ज्वार नहीं होता है, निम्न ज्वार नहीं होता, बल्कि कौन सा ज्वार होता है, नीप ज्वार। इस क्वेश्चन का देखिए सही उत्तर क्या है आपका, ऑप्शन नंबर बी। सही उत्तर क्या है, बी।
देखिए आंसर क्या है बी। व्याख्या क्या होगा कि चंद्रमा के प्रथम और तृतीय चरण में जब सूर्य और चंद्रमा 90 अंश पर होते हैं तब ज्वार की ऊंचाई क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इसे क्या कहा जाता है, नीप ज्वार कहते हैं। इस स्थिति को देखिए चतुर्भुज भी कहते हैं और यह तब होता है जब चंद्रमा अपनी पहली या तीसरी तिमाही में होता है। सूर्य और चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्तियां जो हैं अलग अलग दिशाओं में काम करती हैं, जिससे ज्वार की ऊंचाई कम हो जाती है। ठीक, अगला प्रश्न देखिए क्या दिया है कि पृथ्वी पर सामान्यतः एक दिन में कितने ज्वार भाटा होते हैं, यानी एक दिन में कितने ज्वार भाटा आते हैं। पहला देखिए दिया एक बार, दूसरा दिया दो बार, तीसरा दिया चार बार, चौथा दिया छह बार। तो पृथ्वी पर सामान्यतः देखिए एक दिन में जो ज्वार भाटा आते हैं, देखिए एक बार नहीं, दो बार नहीं, छह बार नहीं, बल्कि कितने बार आते हैं, चार बार। यानी दो बार ज्वार आता है और दो बार भाटा, तो टोटल कितना हो गया, चार। इस क्वेश्चन का देखिए सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी। सही उत्तर क्या है, सी। देखिए आंसर क्या है, सी। व्याख्या क्या होगा कि प्रतिदिन सामान्यतः दो उच्च ज्वार और दो निम्न भाटा होते हैं, अर्थात कुल चार बार ज्वार भाटा की घटना घटती है। यह प्रक्रिया देखिए हर 24 घंटे में, देखिए 24 घंटे 50 मिनट में दोहराई जाती है। यानी एक स्थान पर दो उच्च ज्वार लगभग 12 घंटे 25 मिनट के अंतराल पर आते हैं, क्योंकि पृथ्वी चंद्रमा के चारों ओर घूमती है और इस दौरान दो ज्वारीय अवभारों से वह गुजरती है। यानी 12 घंटे 25 मिनट में एक बार एक ज्वार और एक भाटा आता है। ठीक, तो टोटल कितना आता है, 24 घंटे 50 मिनट, दो बार। देखिए अगला प्रश्न क्या है कि ज्वार भाटा का सबसे अधिक प्रभाव किस स्थान पर देखा जाता है। तो पहला ऑप्शन देखिए दिया नदियों में, दूसरा दिया है झीलों में, तीसरा दिया समुद्र के तटीय क्षेत्रों में और चौथा दिया स्थलीय भागों में। तो ज्वार भाटा का जो सबसे अधिक प्रभाव देखिए देखा जाता है वो नदियों में नहीं, झीलों में नहीं, स्थलीय भागों में नहीं, बल्कि कहाँ पर देखा जाता है, समुद्र के तटीय क्षेत्रों में। तो इस क्वेश्चन का भी देखिए सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। देखिए आंसर है सी। व्याख्या क्या होगा कि ज्वार भाटा जो है समुद्र के जल में उत्पन्न होते हैं, अतः इसका प्रभाव जो है तटीय क्षेत्रों में अधिक स्पष्ट रूप से देखा जाता है। अगला प्रश्न देखिए क्या दिया है कि ज्वार भाटा का उपयोग निम्नलिखित में से किस कार्य में किया जाता है। यानी जो ज्वार भाटा समुद्र में आता है तो किसी कार्य के लिए उपयोगी है कि नहीं, है तो किस कार्य के लिए। तो पहला ऑप्शन देखिए दिया जल विद्युत के उत्पादन में, दूसरा दिया पवन ऊर्जा के उत्पादन में, तीसरा दिया ज्वार ऊर्जा के उत्पादन में और चौथा दिया है भूतापीय ऊर्जा के उत्पादन में। तो ज्वार भाटा का उपयोग जो है देखिए जल विद्युत उत्पादन, पवन ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा बल्कि ज्वार ऊर्जा के उत्पादन में होता है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी। सही उत्तर क्या है, सी। देखिए आंसर क्या है, सी। व्याख्या क्या होगा कि ज्वार के उठने गिरने से जो जल की गति होती है उसमें उत्पन्न जो ऊर्जा का उपयोग होता है वो ज्वारीय ऊर्जा के उत्पादन में किया जाता है। ज्वार भाटा का उपयोग देखिए मुख्य रूप से ज्वारीय ऊर्जा उत्पन्न करने, नौकायन में सहायता करने, मछली पकड़ने, तटीय जल को साफ रखने और जलवायु को संतुलित बनाए रखने में किया जाता है। इतना सारा जो इसका काम देखने को मिलता है। अगला प्रश्न देखिए दिया है ज्वार भाटा का अध्ययन क्या कहलाता है। तो पहला ऑप्शन देखिए दिया समुद्र विज्ञान, दूसरा दिया ज्वार भाटा विज्ञान, तीसरा दिया नदी विज्ञान और चौथा दिया अंतःस्थलीय जल विज्ञान। तो ज्वार भाटा का जो अध्ययन है वो देखिए अंतःस्थलीय जल विज्ञान नहीं, नदी विज्ञान नहीं, समुद्र विज्ञान नहीं, बल्कि क्या कहलाता है, ज्वार भाटा विज्ञान। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। सही उत्तर क्या है, बी। देखिए आंसर है बी। व्याख्या क्या होगा कि ज्वार भाटा की उत्पत्ति, प्रभाव और वितरण का वैज्ञानिक अध्ययन टाइडोलॉजी यानी ज्वार विज्ञान कहलाता है। अगला प्रश्न देखिए दिया है कि ज्वार भाटा का सबसे अधिक प्रभाव किस समुद्र में देखा जाता है। पहला ऑप्शन देखिए दिया है लाल सागर, दूसरा दिया अरब सागर, तीसरा दिया हडसन बे, चौथा दिया फंडी की खाड़ी। तो ज्वार भाटा का जो सबसे अधिक प्रभाव देखा जाता है वो देखिए लाल सागर में नहीं, अरब सागर में नहीं, हडसन बे में नहीं, बल्कि कहाँ पे देखा जाता है, फंडी की खाड़ी में। इस क्वेश्चन का देखिए सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी। सही उत्तर क्या है, डी। देखिए आंसर क्या है, डी। व्याख्या क्या होगा कि ज्वार भाटा का सबसे अधिक प्रभाव जो है वह कनाडा में स्थित फंडी की खाड़ी में देखा जाता है, जहां पर ज्वारीय सीमा उच्च और निम्न ज्वार के बीच का जो अंतर होता है सबसे बड़ा होता है। यहाँ पर ज्वार की जो ऊंचाई होती है लगभग देखिए 15 से 18 मीटर तक पहुंच जाती है, जो विश्व में सर्वाधिक है।
अगला प्रश्न क्या दिया, देखिए ज्वार भाटा जो है समुद्री नेविगेशन में क्यों महत्वपूर्ण है। पहला ऑप्शन देखिए दिया, यह दिशा निर्धारित करते हैं। दूसरा दिया, यह जल स्तर को ऊपर नीचे करते हैं। तीसरा क्या है कि यह तापमान को बढ़ाते हैं। और चौथा क्या है, यह जल को ठंडा करते हैं। तो ज्वार भाटा को जो समुद्री नेविगेशन में महत्वपूर्ण योगदान है वो देखिए क्या है कि यह दिशा निर्धारित नहीं करते हैं, यह तापमान बढ़ाते हैं, यह जल को ठंडा करते हैं, बल्कि क्या करते हैं, जल स्तर को ऊपर नीचे करते हैं। इस क्वेश्चन का देखिए सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी। सही उत्तर क्या है, बी। देखिए आंसर क्या है, बी। व्याख्या क्या होगा कि जब ज्वार भाटा आता है तो देखिए समुद्री नेविगेशन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इससे क्या होता है कि जो उथले बंदरगाह हैं वहां जहाजों का प्रवेश और निकास जो है बहुत आसानी से हो जाता है, क्योंकि यह जल स्तर को बढ़ा देता है, जिससे क्या होता है कि नेविगेशन आसान हो जाता है। इसके अतिरिक्त देखिए जो ज्वारी धाराएं हैं वो जहाजों की गति में सहायता कर सकती हैं, और ज्वार भाटा का जो पूर्वानुमानित पैटर्न है नाविकों और मछुआरों को अपनी गतिविधियों को योजना बनाने में मदद करता है। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए भारत के किस तटीय क्षेत्र में ज्वार का प्रभाव सबसे अधिक देखा जाता है। तो पहला ऑप्शन देखिए दिया है खंभात की खाड़ी, दूसरा दिया बंगाल की खाड़ी, तीसरा दिया मन्नार की खाड़ी और चौथा दिया अदन की खाड़ी। तो भारत के जिस तटीय क्षेत्र में सबसे ज्यादा ज्वार का प्रभाव देखा जाता है वो देखिए अदन की खाड़ी नहीं है, मन्नार की खाड़ी नहीं है, बंगाल की खाड़ी नहीं, बल्कि कौन सी है, खंभात की खाड़ी। तो इस क्वेश्चन का देखिए सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए। सही उत्तर क्या है, ए। देखिए आंसर है ए। व्याख्या क्या होगा कि भारत में गुजरात राज्य के तटीय क्षेत्र, विशेष करके खंभात की खाड़ी जिसको कैम्बे की खाड़ी भी कहा जाता है, वहां पर ज्वार का प्रभाव सबसे अधिक देखा जाता है। खंभात की खाड़ी में जो ज्वार की ऊंचाई होती है वो लगभग कितनी होती है, 11 से 12 मीटर, जो इसे भारत में ज्वारी ऊर्जा उत्पादन के लिए सबसे उपयुक्त स्थान बनाती है। यानी सबसे ज्यादा ज्वारी ऊर्जा की संभावना कहां पर है, खंभात की खाड़ी में। अगला प्रश्न देखिए, प्रवाल भित्तियां किससे बनती हैं। तो पहला ऑप्शन दिया है देखिए जल जंतु, दूसरा दिया पौधों के अवशेष, तीसरा दिया समुद्री शैवाल और चौथा दिया जीवाश्म ईंधन। तो प्रवाल भित्तियां देखिए जीवाश्म ईंधन नहीं, समुद्री शैवाल नहीं, पौधों के अवशेष नहीं, बल्कि जल जंतु से बनती है। इस क्वेश्चन का देखिए सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। सही उत्तर क्या है, ए। आंसर क्या है, ए। व्याख्या क्या होगा कि प्रवाल भित्तियां हजारों वर्ष में प्रवाल पॉलिप्स नामक छोटे जीवों द्वारा स्रावित कैल्शियम कार्बोनेट के जो कंकाल होते हैं उन्हीं से बनती हैं। ये जीव समुद्री पानी में पाए जाने वाले कैल्शियम और अन्य खनिजों का उपयोग करके कैल्शियम कार्बोनेट की परतें जमा करते हैं, जो अंततः जटिल त्रिआयामी भित्तियों का निर्माण करते हैं। ठीक। अगला प्रश्न देखिए दिया है कि प्रवाल भित्तियां जो हैं किस क्षेत्र में पाई जाती हैं। तो पहला ऑप्शन देखिए दिया है शीत प्रदेशों में, दूसरा दिया उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में, तीसरा दिया मरुस्थलीय क्षेत्रों में और चौथा दिया ध्रुवीय क्षेत्रों में। तो प्रवाल भित्तियां देखिए ध्रुवीय क्षेत्रों में नहीं, मरुस्थलीय क्षेत्रों में नहीं, शीत प्रदेशों में नहीं, बल्कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाई जाती है। इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। सही उत्तर क्या है, बी। देखिए आंसर है बी। व्याख्या क्या होगा कि प्रवाल भित्तियां मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाई जाती हैं। ये विशेष रूप से देखिए भूमध्य रेखा के 30 डिग्री उत्तर और 30 डिग्री दक्षिण के बीच के क्षेत्रों में सबसे अधिक केंद्रित हैं, और आमतौर पर ये देखिए साफ उथले समुद्र पानी में पाए जाते हैं, जहाँ पर सूर्य का प्रकाश जो है तल तक पहुँच सकता है, क्योंकि इन्हें अपने सहजीवी शैवाल जुजैंथले के लिए प्रकाश संश्लेषण की आवश्यकता होती है। यदि ऐसे जगह तक पाए जाते हैं जहां पर सूर्य का प्रकाश पहुंच सके, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण से जो इसका जीव होता है वो अपना भोजन बनाता है। पानी का तापमान देखिए 20 डिग्री सेंटीग्रेड से 32 सेंटीग्रेड के बीच होना चाहिए। इससे ज़्यादा गर्म रहेगा या इससे कम ठंडा रहेगा तो ये इनके लिए उपयुक्त नहीं है। दुनिया के जो सबसे बड़े प्रवाल भित्ति वाले देश हैं देखिए वो ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस, पापुआ न्यू गिनी, फिजी, मालदीव इत्यादि हैं। ठीक है। तो भारत में प्रमुख रूप से जो प्रवाल भित्तियां देखिए मन्नार की खाड़ी, पाक की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप समूह में पाई जाती है। ठीक। अगला प्रश्न देखिए दिया प्रवाल भित्तियों के निर्माण के लिए जल का आदर्श तापमान क्या होता है। पहला ऑप्शन देखिए दिया 5 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड, 15 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड, 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड और चौथा दिया 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड। तो प्रवाल भित्तियों के निर्माण के लिए जो जल का आदर्श तापमान होता है देखिए 5 से 10 नहीं, 15 से 20 नहीं, 20 से 25 नहीं, बल्कि 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड। इस क्वेश्चन का देखिए सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी। सही उत्तर क्या है, डी। देखिए आंसर है डी।
व्याख्या क्या होगा कि प्रवाल भित्तियां जो है 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान वाले गर्म समुद्री जल में अच्छी तरह से विकसित होती है। अगला क्वेश्चन कह रही है, देखिए प्रवाल भित्तियां मुख्यतः किस गहराई तक विकसित होती हैं, यानी प्रवाल भित्तियां का जो विकास होता है कितनी गहराई तक होता है मुख्यतः। पहला देखिए 10 मीटर, दूसरा दिया 50 से 70 मीटर, तीसरा दिया है 100 मीटर और चौथा दिया है 200 मीटर। तो प्रवाल भित्तियां देखिए कि मुख्यतः किस गहराई तक विकसित होती हैं, तो देखिए 200 मीटर नहीं, 100 मीटर नहीं, 10 मीटर नहीं, बल्कि 50 से 70 मीटर। इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी। सही उत्तर क्या है, बी। आंसर है बी। व्याख्या क्या होगा कि प्रवालों को प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य का प्रकाश चाहिए, इसलिए वे अधिकतम 50 से 70 मीटर की गहराई तक ही पनप पाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया, देखिए प्रवाल भित्तियों का सबसे बड़ा समूह कहाँ पाया जाता है, यानी प्रवाल भित्तियों जो है समूह के रूप में सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है। पहला दिया देखिए फिलीपींस, दूसरा दिया ऑस्ट्रेलिया, तीसरा दिया इंडोनेशिया, चौथा दिया श्रीलंका। तो प्रवाल भित्तियों का जो सबसे बड़ा समूह है वो देखिए श्रीलंका में नहीं, इंडोनेशिया में नहीं, फिलीपींस में नहीं, बल्कि कहाँ पे पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया में। इस क्वेश्चन का देखिए सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी। सही उत्तर क्या है, बी। देखिए आंसर है बी। व्याख्या क्या होगा कि ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट यानी क्वींसलैंड तट पर जो स्थित ग्रेट बैरियर रीफ है, यह विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति प्रणाली है, जो लगभग 2300 किलोमीटर, लगभग 1400 मील तक फैली हुई है और इसे अंतरिक्ष से भी देखा जा सकता है, यानी काफी बड़ी है, जो आसमान से अंतरिक्ष से भी देखी जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए दिया, ग्रेट बैरियर रीफ जो है किस महासागर में स्थित है। तो ऑप्शन दिया देखिए हिंद महासागर, दूसरा दिया अटलांटिक महासागर, तीसरा दिया है प्रशांत महासागर और चौथा दिया है आर्कटिक महासागर। तो ग्रेट बैरियर रीफ जिस महासागर में पाई जाती है वो देखिए हिंद महासागर नहीं है, अटलांटिक नहीं है, आर्कटिक नहीं, बल्कि कहाँ पे है, प्रशांत महासागर। इस क्वेश्चन का देखिए सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी। सही उत्तर क्या है, सी। देखिए आंसर है सी। व्याख्या क्या होगा कि ग्रेट बैरियर रीफ जो है ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी तट पर प्रशांत महासागर के पश्चिमी भाग में कोरल सागर में स्थित है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए दिया, प्रवाल भित्तियों के कितने प्रमुख प्रकार होते हैं, यानी प्रवाल भित्तियां जो है कितने प्रकार की होती हैं। तो पहला ऑप्शन देखिए दिया 2, दूसरा दिया 3, तीसरा दिया 4 और चौथा दिया 5। तो प्रवाल भित्तियां देखिए 2 प्रकार की नहीं, 4 प्रकार की नहीं, 5 प्रकार की नहीं, बल्कि कितने प्रकार की होती हैं, 3 प्रकार की। तो इस क्वेश्चन का देखिए सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी। सही उत्तर क्या है, बी। देखिए आंसर है बी। व्याख्या क्या होगा कि प्रवाल भित्तियों के 3 प्रमुख प्रकार होते हैं, जिसमें देखिए पहला क्या है, तटीय, यानी जिसको फ्रिंजिंग रीफ कहते हैं, ये तट रेखा के ठीक किनारे से समुद्र की ओर उगती है। दूसरी होती है अवरोधक, ये समुद्र तट के समानांतर चलती हैं, लेकिन एक लैगून के द्वारा ये अलग हो जाती हैं। और तीसरी होती है एटोल, ये छल्ले के आकार की प्रवाल भित्तियां हैं, जो एक केंद्रीय संरक्षित लैगून को घेरे रहती हैं और अक्सर डूबे हुए ज्वालामुखियों के चारों ओर बनती है, यानी जो ज्वालामुखी पर्वत होते हैं जो समुद्र में, महासागरों में डूबे रहते हैं, तो उन्हीं के चारों ओर ये लोग छल्ले के आकार की होती है। ठीक, एटोल जो है किस प्रकार की प्रवाल भित्ति है। तो पहला देखिए दिया तटीय भित्ति, दूसरा दिया वृत्ताकार भित्ति, तीसरा दिया है रेखीय भित्ति और चौथा दिया है अवरोधक भित्ति। तो एटोल जो है देखिए वो तटीय भित्ति नहीं है, रेखीय नहीं है, अवरोधक नहीं, बल्कि क्या है, वृत्ताकार भित्ति है। इस क्वेश्चन का देखिए सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। सही उत्तर क्या है, बी। आंसर है बी। व्याख्या क्या होगा कि एटोल जो है वृत्ताकार यानी छल्ले के रूप में पाई जाने वाली प्रवाल भित्तियां होती हैं। इसके मध्य में देखिए जल से भरी लैगून होती है, यानी ये इस तरीके से होती हैं और इसके बीच में जल से भरा लैगून झील की तरह से होता है। अगला प्रश्न देखिए दिया, प्रवाल भित्तियों के निर्माण की व्याख्या सर्वप्रथम किसने की। पहला देखिए अल्फ्रेड वेगनर, दूसरा दिया चार्ल्स डार्विन, तीसरा दिया हम्बोल्ट, चौथा दिया हेली। तो प्रवाल भित्तियों के निर्माण की जो व्याख्या की गई थी वो देखिए हेली के द्वारा नहीं, हम्बोल्ट के द्वारा नहीं, अल्फ्रेड वेगनर के द्वारा नहीं, बल्कि किसके द्वारा की गई थी, चार्ल्स डार्विन के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी। सही उत्तर क्या है, बी। देखिए आंसर क्या है, बी। व्याख्या क्या होगा कि चार्ल्स डार्विन ने प्रवाल भित्तियों के निर्माण की भूवैज्ञानिक व्याख्या दी थी, जिसमें उन्होंने क्रमिक डुबाव यानी सब्सिडेंस थ्योरी का उल्लेख किया।
इन्होंने 1837 में अपना यह सिद्धांत प्रस्तुत किया, जिसे बाद में 1842 में अपनी बीगल यात्रा के दौरान इन्हें ना इसको संशोधित किया था। अगला क्वेश्चन देखिए दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है प्रवाल द्वीपों के लिए प्रसिद्ध है, यानी जिस देश में प्रवाल द्वीप ज़्यादा पाए जाते हैं वो उसके लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। तो पहला ऑप्शन देखिए दिया जापान, दूसरा दिया मालदीव, तीसरा दिया कनाडा, चौथा दिया नॉर्वे। तो वह देश जो अपनी प्रवाल भित्तियों के लिए प्रसिद्ध है, द्वीपों के लिए, देखिए वो जापान नहीं है, कनाडा नहीं है, नॉर्वे नहीं, बल्कि क्या है, मालदीव है। तो इस क्वेश्चन का देखिए सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी। सही उत्तर क्या है, बी। देखिए आंसर क्या है, बी। व्याख्या क्या होगा कि मालदीव अनेक एटॉल प्रवाल द्वीपों से मिलकर बना देश है जो हिंद महासागर में स्थित है, और यह अपने सफेद रेतीले समुद्र तटों और साफ पानी के लिए दुनिया भर में जाना जाता है। इसमें लगभग देखिए 1192 प्रवाल द्वीप शामिल है। अगला क्वेश्चन देखिए दिया है, विश्व का सबसे गहरा महासागरीय गर्त कौन सा है, यानी विश्व की सबसे गहरी जो गर्त है महासागरीय वो कौन सी है। तो पहला देखिए दिया टोंगा गर्त, दूसरा दिया मारियाना गर्त, तीसरा दिया प्यूर्टो रिको गर्त और चौथा दिया जावा गर्त। तो विश्व की सबसे गहरी जो महासागरीय गर्त है देखिए वो टोंगा नहीं है, प्यूर्टो रिको नहीं है, जावा नहीं है, बल्कि कौन सी है, मारियाना गर्त है। इस क्वेश्चन का देखिए सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी। सही उत्तर क्या है, बी। देखिए आंसर है बी। व्याख्या क्या होगा कि मारियाना गर्त जो है प्रशांत महासागर में स्थित है और इसका सबसे गहरा भाग जो है वो चैलेंजर द्वीप जो है लगभग 11,034 मीटर है, यानी 1 किलोमीटर से ज्यादा है। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सी खाड़ी सबसे बड़ी खाड़ी के नाम से जानी जाती है, यानी इसमें से कौन सी खाड़ी है जो सबसे बड़ी खाड़ी कही जाती है। तो पहला देखिए दिया अरब की खाड़ी, दूसरा दिया थाईलैंड की खाड़ी, तीसरा दिया बंगाल की खाड़ी, चौथा दिया अदन की खाड़ी। तो इनमें से जो खाड़ी सबसे बड़ी खाड़ी के नाम से जानी जाती है वो देखिए अरब की खाड़ी नहीं, थाईलैंड की नहीं, अदन की नहीं, बल्कि बंगाल की खाड़ी है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी। सही उत्तर क्या है, सी। देखिए आंसर है सी। व्याख्या क्या होगा कि बंगाल की खाड़ी जो है भारतीय उपमहाद्वीप के पूर्व में स्थित है और यह विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी है। बंगाल की खाड़ी हिंद महासागर का उत्तर पूर्वी भाग है जो भारत के पूर्व, बांग्लादेश के उत्तर और म्यांमार के पूर्व में स्थित है। इसका नाम ऐतिहासिक रूप से बंगाल क्षेत्र के आधार पर पड़ा है। अगला क्वेश्चन देखिए दिया है, जावा गर्त जो है किस महासागर में स्थित है। तो पहला ऑप्शन देखिए दिया हिंद महासागर, दूसरा दिया अटलांटिक महासागर, तीसरा दिया प्रशांत महासागर और चौथा दिया आर्कटिक महासागर। तो देखिए जावा गर्त जो स्थित है वो देखिए आर्कटिक महासागर में नहीं, प्रशांत महासागर में नहीं, अटलांटिक में नहीं, बल्कि किसमें है, हिंद महासागर में। तो इस क्वेश्चन का देखिए सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। सही उत्तर क्या है, ए। देखिए आंसर क्या है, ए। व्याख्या क्या होगा कि जावा गर्त जो है हिंद महासागर में स्थित है। यह इंडोनेशिया के जावा और सुमात्रा द्वीपों के पास दक्षिण में स्थित एक समुद्री खाई है और इसी सुंडा गर्त के नाम से भी जाना जाता है। यह हिंद महासागर का देखिए सबसे गहरा बिंदु है जिसकी अधिकतम गहराई जो है 7,725 मीटर यानी 25,344 फीट है। ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए दिया है, गिनी की खाड़ी कहाँ स्थित है। पहला ऑप्शन दिया दक्षिण अमेरिका, दूसरा दिया अफ्रीका, तीसरा दिया एशिया, चौथा दिया ऑस्ट्रेलिया। तो गिनी की खाड़ी देखिए जो ऑस्ट्रेलिया में नहीं है, एशिया में नहीं है, दक्षिण अमेरिका में नहीं, बल्कि कहाँ पर स्थित है, अफ्रीका में। इस क्वेश्चन का देखिए सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी। सही उत्तर क्या है, बी। देखिए आंसर है बी। व्याख्या क्या होगा कि गिनी की खाड़ी जो है अफ्रीका के पश्चिमी तट पर स्थित है। यह भूमध्य रेखा को स्पर्श करती है और अटलांटिक महासागर का भाग है। इसमें दो द्वीप साओ टोमे और प्रिंसिपे शामिल है। यह लगभग देखिए 140 किलोमीटर यानी 87 मील दूर और गैबॉन के उत्तर पश्चिमी तट से क्रमशः 250 और 225 किलोमीटर यानी 155 और 140 मील दूर स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए दिया, प्यूर्टो रिको गर्त जो है किस महासागर में स्थित है। तो प्यूर्टो रिको गर्त देखिए हिंद महासागर में, अटलांटिक महासागर में, प्रशांत महासागर में, आर्कटिक, इनमें से किस में है। तो देखिए जो प्यूर्टो रिको गर्त है वो देखिए आर्कटिक में नहीं है, प्रशांत में नहीं है, हिंद महासागर में नहीं, बल्कि किस पे है, अटलांटिक महासागर। इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। सही उत्तर क्या है, बी। देखिए आंसर है बी। व्याख्या क्या होगा कि प्यूर्टो रिको गर्त जो है वो अटलांटिक महासागर में स्थित है।
यह अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा बिंदु है और यह प्यूर्टो रिको द्वीप के उत्तर में कैरेबियन सागर और उत्तरी अटलांटिक महासागर की सीमा पर स्थित है। इसकी अधिकतम जो गहराई है लगभग 28,675 फीट यानी 8,740 मीटर, जिसे देखिए मिल्वॉकी द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न देखिए क्या दिया है कि गैस्कोनी की खाड़ी जो है किन देशों के बीच स्थित है। तो पहला ऑप्शन देखिए दिया है फ्रांस और स्पेन, दूसरा दिया इटली और ग्रीस, तीसरा दिया इंग्लैंड और आयरलैंड और चौथा दिया पुर्तगाल और मोरक्को। तो गैस्कोनी की जो खाड़ी है वो देखिए पुर्तगाल और मोरक्को नहीं, इंग्लैंड और आयरलैंड नहीं, इटली और ग्रीस नहीं, बल्कि फ्रांस और स्पेन के बीच में स्थित है। इस क्वेश्चन का देखिए सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। सही उत्तर क्या है ए। देखिए आंसर है ए। व्याख्या क्या होगा, जो गैस्कोनी की खाड़ी है वो देखिए अटलांटिक महासागर का एक भाग है जो फ्रांस और स्पेन के तटों के बीच में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। पहला ऑप्शन देखिए दिया मेडागास्कर, दूसरा दिया न्यू गिनी, तीसरा दिया ग्रीनलैंड, चौथा दिया बोर्नियो। तो विश्व का सबसे बड़ा जो द्वीप है देखिए वो बोर्नियो नहीं है, न्यू गिनी नहीं है, मेडागास्कर नहीं, बल्कि क्या है ग्रीनलैंड है। इस क्वेश्चन का देखिए सही उत्तर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सही उत्तर क्या है सी। देखिए आंसर क्या है सी। व्याख्या क्या होगा कि ग्रीनलैंड लगभग देखिए 21.7 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल वाला विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है जो आर्कटिक और अंटार्कटिक महासागरों के बीच में स्थित, यानी आर्कटिक और अटलांटिक महासागर के बीच में स्थित होता है। अगला दूसरे क्वेश्चन, सुमात्रा और जावा किस देश के प्रमुख द्वीप है, यानी सुमात्रा और जावा नामक जो द्वीप हैं किस देश के द्वीप हैं। पहला दिया मलेशिया, दूसरा दिया इंडोनेशिया, तीसरा दिया फिलीपींस, चौथा दिया थाईलैंड। तो सुमात्रा और जावा जो कि जिस देश के प्रमुख द्वीप हैं वो देखिए थाईलैंड नहीं है, फिलीपींस नहीं है, मलेशिया नहीं है, बल्कि कौन सा है इंडोनेशिया। तो इस क्वेश्चन का देखिए सही उत्तर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सही उत्तर क्या है बी। देखिए आंसर क्या है बी। व्याख्या क्या होगा कि सुमात्रा और जावा दोनों जो है इंडोनेशिया के प्रमुख द्वीप हैं जो प्रशांत और हिंद महासागर के बीच स्थित है। ये दोनों देश के सबसे बड़े द्वीप समूहों में से एक हैं, ग्रेटर सुंडा के हिस्से हैं जो दुनिया के सबसे बड़े द्वीप समूहों में से एक है। अगला क्वेश्चन देखिए दिया मालदीव जो है किस प्रकार के द्वीपों से मिलकर बना है। पहला ऑप्शन देखिए दिया ज्वालामुखी द्वीप, दूसरा दिया प्रवाल द्वीप, तीसरा दिया पथरीले द्वीप, चौथा दिया हिमी द्वीप। तो मालदीव देखिए जिस प्रकार के द्वीपों से मिलकर बना है देखिए वो हिमी द्वीप नहीं है, पथरीले नहीं है, ज्वालामुखी नहीं, बल्कि कौन से द्वीप है प्रवाल द्वीप है। तो इस क्वेश्चन का देखिए सही उत्तर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सही उत्तर क्या है बी। देखिए आंसर क्या है बी है। व्याख्या क्या होगा कि मालदीव लगभग 1200 छोटे प्रवाल द्वीपों और रेत के टीलों से मिलकर बना है जो प्राचीन ज्वालामुखी पर्वत श्रृंखलाओं के ऊपर बने हुए हैं। ये द्वीप देखिए वलयाकार प्रवाल भित्तियों में समूहित हैं और हिंद महासागर में श्रीलंका के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। मालदीव दुनिया के सबसे समतल देशों में से एक है जिसकी औसत ऊंचाई समुद्र तल से केवल 1.5 मीटर, यानी समुद्र तल से बहुत ज्यादा ऊंचा नहीं है, केवल 1.5 मीटर की ऊंचाई पर स्थित। अगला क्वेश्चन क्या दिया देखिए अदन की खाड़ी किन दो जल निकायों को जोड़ती है, यानी अदन की जो खाड़ी है वो किन दो जल समूहों को जोड़ती है। तो पहला देखिए दिया लाल सागर और अरब सागर, दूसरा दिया हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी, तीसरा दिया भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर, और चौथा दिया कैरेबियन सागर और अटलांटिक महासागर। तो अदन की खाड़ी जो जिन जल निकायों को जोड़ती है वो देखिए कैरेबियन सागर और अटलांटिक महासागर नहीं, भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर नहीं, हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी नहीं, बल्कि लाल सागर और अरब सागर है। तो इस क्वेश्चन का देखिए सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। सही उत्तर क्या है ए। देखिए आंसर क्या है ए। व्याख्या क्या होगा कि अदन की खाड़ी जो है अरब प्रायद्वीप और अफ्रीका के बीच स्थित है जो लाल सागर को अरब सागर से जोड़ती है। यह समुद्री व्यापार का अत्यंत महत्वपूर्ण मार्ग है। यह बाब अल मंदेब यानी जल डमरू मध्य के माध्यम से लाल सागर से मिलती है जो इसे भूमध्य सागर से जोड़ता है और अरब सागर से पूर्व की ओर जुड़ी है जो हिंद महासागर का हिस्सा है। ठीक, तो इस तरीके से देखिए आज की क्लास में हम लोगों ने फिर से 30 प्रश्नों का उसी तरीके से बेहतर तरीके से व्याख्या के साथ प्रैक्टिस किया। और ये जो 30 प्रश्न थे पिछली क्लास में जो टॉपिक कराए गए थे उन्हीं से रिलेटेड आगे के 30 प्रश्न थे। ठीक है,
तो आज की क्लास में देखिए यहीं तक रखा जाए, और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को सारी चीज़ें अच्छे तरीके से समझ में आ रही होंगी। और अगर किसी भी क्वेश्चन के ऑप्शन में या किसी भी जगह पे आपको कोई डाउट नज़र आता है तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं उसमें अगर किसी भी प्रकार की त्रुटि पाता हूँ तो उसको ज़रूर संशोधित करूँगा। ठीक है, तो आप लोगों ने मेरी इस क्लास में अपने आप को इतनी देर तक इतने धैर्यपूर्वक बनाए रखा, इसके लिए भी आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।